नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने आर्मी के लिए जो बायोलॉजी की सीरीज चला रखी है उसमें प्रतिदिन कुछ प्रश्न लाए जाते हैं हमारे द्वारा। आज भी उसी क्रम में कुछ प्रश्न लाए गए हैं, तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आनुवंशिकी कोड की खोज की गई है, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी के द्वारा आनुवंशिकी कोड की खोज की गई है। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी इसी के लिए प्राप्त किया गया। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, तो याद रखना आप लोग, आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने की, और इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अगला है, एक कोडान में भाग लेते हैं, तो एक कोडान में क्या होता है? 3 न्यूक्लियोटाइड्स भाग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका यूजीसी अगर कह सकते हैं, अब या GAT भी हो सकता है। तो ऐसे कई 3 न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड्स भाग लेते हैं। तो 3 कोडान के 3 न्यूक्लियोटाइड्स के अणु एक कोडान में भाग लेते हैं। अगर हम अगला बात करें, डीएनए स्वयं बना सकता है अपना प्रतिरूप। डीएनए अपना स्वयं प्रतिरूप अपना बना सकता है, इसीलिए इसे जीवित पदार्थ की संज्ञा दी जाती है। इसे क्या कहा जाता है? जीवित पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि यह अपना स्वयं का प्रतिरूप तैयार कर सकता है। अगर अगले प्रश्न पर बात करें, तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, तो आज से 3.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होती है। कब होती है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति? आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति होती है। और जो पहला जीव होता है वो क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया का प्रमाण। और ये 3.5 अरब वर्ष पुराने इसके प्रमाण मिलते हैं, तो यह माना जाता है कि पहले जीव साइनोबैक्टीरिया थे। अगला प्रश्न है, निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा उच्च कोटि के जीवों की उत्पत्ति कहलाता है, तो यह जैव विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। प्रश्न है हमारा, निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा उच्च कोटि के जीवों की उत्पत्ति कहलाता है, तो यह क्या कहलाएगा? जैव विकास कहलाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, समजात अंग। यहाँ हमारा टॉपिक ही पूरा है, समजात अंग क्या होते हैं। आइए इससे समझते हैं। बायो में इसके कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। समजात अंग क्या होते हैं? मूल रचना में समान हो, जिनकी रचना यानी उत्पत्ति एक जैसी हो। भ्रूणीय परिवर्धन यानी भ्रूण का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ से जब ये बने हो तो वो एक जगह से बने हो। में समान कैसे हो? में समान हो। अंग में समान अंग जो विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होने के कारण काफ़ी असमान दिखते हो, लेकिन इनका जो प्रयोग है यानी कार्यों में इनका प्रयोग जो किया जा रहा है वो अलग अलग कार्यों में किया जा रहा है, जिसके कारण इनमें असमानता देखने को मिलती है। तो इसके उदाहरण क्या है? चमगादड़ के पंख, बिल्ली का पंजा, सील जो होती है उसके फ्लीपर, सील मछली के जो मछली होती है उसके फ्लीपर, मनुष्य का हाथ, घोड़े की अगली टांग, ये सभी क्या है? समजात अंग है। यानी कि इनकी रचना एक जैसी है, इनकी उत्पत्ति एक जैसी हुई। जैसे मनुष्य का हाथ होता तो ह्यूमस, उसके बाद रेडियोल्ना, उसके बाद कार्पस, मेटाकार्पस, फिर अंगुलिस्थिया, ये सभी प्रकार की इनमें भी संरचनाएं ऐसी देखने को मिलती हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है, इनकी रचना और भ्रूणीय परिवर्धन एक समान है, इसलिए समान अंग होने चाहिए। इसीलिए इनके कहते हैं समजात अंग। क्या संज्ञा दी जाती है? समजात अंग की संज्ञा दी जाती है। अगला है हमारा, समरूप अंग क्या होते हैं? समरूप अंग की बात करें तो वे अंग जो समान कार्यों में प्रयुक्त होने के कारण समान दिखते हैं, लेकिन परंतु रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में अंतर होता है। यानी अगर उनके कार्यों को देखा जाए तो एक जैसे दिखेंगे, उनके कार्य एक जैसे दिखते हैं। जैसे कि आप तितली के पंख की बात करें और पक्षियों के पंख, तो वो क्या होते हैं? दोनों के दोनों एक जैसे काम है, उनका दोनों का काम है उड़ना। लेकिन उनकी जो भ्रूणीय परिवर्धन या हम उनकी बात कर दें कि उनका जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है वो दोनों अलग अलग है। क्या है? दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए उदाहरण में लिखा गया तितली के पंख और पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख, ये क्या है? समरूप अंग कहलाते। क्या कहलाते? समरूप अंग कहलाते हैं। तितलियों के पंख की रचना होती है शरीर भित्ति के भंज द्वारा। ध्यान रखना, तितलियों के जो पंख की रचना होती है वो किससे होती है? शरीर भित्ति के भंज द्वारा होती है। वही हम बात करें पक्षियों के पंख की रचना किससे होती है? तो इनके अग्रपादों पर परों द्वारा। इनके अग्रपाद क्या होते हैं? अग्रपादों पर पर पाए जाने लगते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पंख कहते हैं। अगला है चमगादड़ के जो पंख होते हैं, इनमें क्या होता है? तो हाथ की जो 4 उंगलियां होती हैं चमगादड़ की, उनके धड़ के बीच में खाल आ जाती है, त्वचा क्या आ जाती है? त्वचा आ जाती है, जिसके कारण चमगादड़ के पंख उड़ने में सहायक होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अवशेषी अंग। तो अवशेषी अंग किन्हें कहते हैं? पूर्वजों में जो विकसित अंग थे, बहुत ही विकसित थे, इनका प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन अब जिनका वातावरणीय परिस्थितियों में महत्व समाप्त हो जाने के कारण, इनका वातावरणीय परिस्थितियों में देखा गया, इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण इनके विकास के क्रम में क्रमिक लोप होने वाला लगता है, और विकास इनका नहीं होता है, धीरे धीरे ये खत्म नष्ट होने की तरफ चलते हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं अवशेषी अंग। इसके उदाहरण पूछ सकता है तो मनुष्य का कर्णपल्लो, त्वचा के बाल
वर्मी फार्म अपेंडिक्स, जो हमारे पेट में पाई जाती है वर्मी फार्म अपेंडिक्स, यहाँ पर एक बीमारी हो जाती है, आप लोग सुना होगा, अपेंडिक्सिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसका प्रभाव आज नहीं है। जब मनुष्य कच्चा भोजन खाता था उस समय इसका उपयोग हुआ करता था, क्योंकि उसमें सेलुलोज जो भोजन कच्चा भोजन होता है उसमें सेलुलोज के पाचन के लिए बैक्टीरिया पाए जाते थे अपेंडिक्स में, वही बैक्टीरिया सेलुलोज का पाचन करते थे। क्योंकि आजकल हम भोजन पका के करते हैं तो सेलुलोज जो है जाता ही नहीं, वो टूट हो जाता है, उसकी रप्चर पहले टूट जाती है, तो बैक्टीरिया की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ध्यान रखना, वर्मी फार्म अपेंडिक्स ये सभी क्या है, अवशेषी अंग है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव कौन था? तो साइनोबैक्टीरिया। पहला जीव जिसने प्रकाश संश्लेषण क्रिया की है तो वो कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। आगे के अगला हमारा पहला टॉपिक था जो हमारा देखने वाला 1956 का। हाँ, 1956 में जीन की जो आधुनिक विचारधारा है वो किसने दी है? एस बेंजर ने। किसने दी है? एस बेंजर ने हमें बताया है जीन की आधुनिक विचारधारा के बारे में। अगला प्रश्न हमारा, जीन पुनः संयोजन की इकाई है तो रेकान। रेकान को हम जीन की पुनः संयोजन की इकाई कहते हैं। अगला है हमारा, जीन के उत्परिवर्तन की इकाई है तो इसे हम म्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूट्रॉन कहते हैं। अगर वही बात करें गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं तो जीनोम कहलाते हैं। गुणसूत्रों पर जो पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनको हम जीनोम कहते हैं। अगला है 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम खोजा तो आर्थर कोरनबर्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। आर्थर कोरनबर्ग ने 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की। अगला है, अमीनो अम्ल के विभिन्न अनुक्रमों द्वारा अलग अलग प्रकार के निर्मित होते हैं तो प्रोटीन। जब अमीनो अम्ल, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन क्या होते हैं, अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं और एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखना। आगे है, नई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल का अनुक्रम निर्धारित होता है तो जीन द्वारा। जीन का यह प्रमुख कार्य होता है कि अमीनो अम्ल के अनुक्रम को निर्धारित करना। अगला है, जीन में संदेश निहित रहता है तो जेनेटिक कोड के रूप में। जेनेटिक कोड के रूप में जीन में संदेश निहित रहता है। और ये आज के थे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार साथियों।